और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिटवीन 0 से 2 पाई, बिटवीन 0 to 2 पाई, डेट इज 0 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए एंगल का वैल्यू और 2 पाई से कम होना चाहिए। यानी ऐसे कुछ, ये 0 है और 2 पाई, तो 0 हो सकता है यहाँ से बड़ा और 2 पाई तक छोटा, मतलब 2 पाई तक आना चाहिए। तो 0 से 2 पाई का जो सॉल्यूशन कहलाता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। अब लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे ऑल द सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऑल द सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन, ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इन द मल्टीपल ऑफ एन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इनको, यानी कि वैसे सॉल्यूशन जो एन के मल्टीपल में होंगे उनको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं कि फार्मूला कंटेनिंग एन, डेट इज फार्मूला कंटेनिंग एन, फार्मूला कंटेनिंग एन, यानी कि एन के मल्टीपल में जो फार्मूला आता है ना वो सब जनरल सॉल्यूशन होगा, उसी में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो बस यही दोनों फ़र्क है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आने लगेगा व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन एक्स बराबर √3/2। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक क्वेश्चन है, लिखेंगे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स बराबर √3/2, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? तो देखिए सबसे पहले आप पता कर लीजिए ना कि साइन एक्स बराबर जो √3/2 है, तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, सबसे पहले ये पता कर लीजिए, आंसर आने लगेगा, हाँ 60 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है ना, होता है। अब मुझे ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, चूंकि ये साइन का एंगल क्या है, पॉजिटिव है ना, √3/2 पॉजिटिव है, मतलब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ये 0 है या 2 पाई, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो π/3 कहाँ लाई करेगा, 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई एक्स का वैल्यू आपको दिख गया, कितना दिख गया, π/3 दिख रहा है ना। तो यहाँ से लिख देंगे, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आपके पास π/3 है, ठीक है, याद रहेगा। एक्स का वैल्यू कितना है, π/3 है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या रखा आपने, π/3 रखा, तभी तो 3/2 आया ना, √3/2। तो यानी एक्स का वैल्यू π/3 है। बट ये π/3 किस क्वाड्रेंट का आंसर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन साइन और भी पॉजिटिव होता है, कहाँ पे, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π-π/3, चूँकि π/3 पे ही ये वैल्यू √3/2 आती है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू को π-θ लिखते हैं ना। तो π-θ, थीटा मतलब क्या है आपका एंगल, π/3 है। इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, √3/2 का वैल्यू ये भी होगा। तो साइन π-π/3 को क्या लिखते हैं, 2π/3, ये भी आएगा √3/2। तो सीधी सी बात है, साइन एक्स बराबर √3/2, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3। तो ये आ गया एक्स का सेकंड वैल्यू, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यही दो वैल्यू साइन के होंगे जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और दूसरा सेकंड में, ठीक है।
यही है प्रिंसिपल वैल्यू, लिख लीजिए इसको। उसके बाद एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, बुक का आगे अगला। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। और एक प्रिंसिपल वैल्यू दे रहे हैं, निकाल के देखिए। प्लस माइनस इसलिए देख रहे हैं कि साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आंसर आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आंसर लाना होगा, तो उसके लिए या तो π/2 प्लस π/3 लिखिए, या पाई माइनस थीटा लिखिए। तो पाई माइनस थीटा आसान पड़ता है लिखना, तो पाई माइनस π/3 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो 2π/3 आया, इसका वैल्यू भी √3/2 ही होगा, क्योंकि साइन दोनों में पॉजिटिव है ना, इसीलिए दोनों क्वाड्रेंट में इसका सेम वैल्यू आएगा। दोनों में निकालना पड़ेगा, हाँ 3 में लेकिन होगा ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 ही में रहता है ना पॉजिटिव, इसीलिए 2 में निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं, लिखेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो इस बार ले लिया tan x बराबर -1/√3, माइनस वाला, ठीक है। अब समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि tan x बराबर -1/√3 है, तो सीधी सी बात है tan नेगेटिव है। tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है भाई? हाँ, तो सेकंड में होता है नेगेटिव, और किस में होता है? थर्ड में हो जाएगा ना, नहीं फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है tan, इन दोनों में माइनस होता है tan, यहाँ पॉजिटिव होता है। चलो तो इसको π/2 लिखते हैं, इसको पाई लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं, और ये 2π या 0 लिख दो इसको। तो मुझे यानी कि सेकेंड और थर्ड फोर्थ में वैल्यू निकालनी है tan की, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो पहले आप लिखो tan x बराबर ये है, तो tan में कितने की वैल्यू 1/√3 आती है, केवल ये हमें देखना है। tan में कितने की वैल्यू 1/√3 आती है, तो tan में 60 डिग्री का वैल्यू आता है, गलत है, 30 का वैल्यू आता है। तो tan π/6 का वैल्यू कितना आता है? 1/√3। लेकिन हमने क्या बोला, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर सेकंड और फोर्थ में आना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो अब देखना पाई माइनस π/6 लिखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही मेरा आंसर है। इसी को लिखेंगे -1/√3 आ जाएगा। तो यानी tan, ये पाई माइनस π/6 को क्या लिखेंगे, 5π/6, यही आ गया -1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्लियर दिख रही है, यही x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 5π/6 आ गया। और ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब क्या हमें थर्ड में जाना है? नहीं, फोर्थ में जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप खुद सोचो, ये 2π माइनस थीटा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो tan में लिखेंगे 2π माइनस थीटा, थीटा क्या है मेरे पास? π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में √1/3। तो अब यहाँ से लिखोगे tan 6 2 12 में से 1 गया, 11π/6 आ गया, ये आ गया -1/√3। तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 11π/6। और ये किस क्वाड्रेंट का आंसर था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6 आएगा x का वैल्यू, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यू आएगा 11π/6 का। तो ये दोनों मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए। समझ आया? आपको ऐसे पहचानना है। अगर समझ आया तो एक क्वेश्चन और बना के देख लो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये खुद बनाओगे आप लोग। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। मान लो इस बार हमने दे दिया cos, कुछ अलग ले लेते हैं, cos बराबर ले लिया -1/√2। अब सोचो कहाँ आ रहा है ये, यानी cos कहाँ नेगेटिव होता है, आपको ये सोचना है, ठीक है। cos कहाँ नेगेटिव होता है, तो देखो ये हेल्प कर दे रहे हैं, 0 2π है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। अब आप खुद सोचो cos कहाँ नेगेटिव होता है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और कहाँ नेगेटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव होगा। तो इन्हीं क्वाड्रेंट में आपको निकालना है कॉस की वैल्यू। अब थोड़ा ट्राई करो और बनाओ। गर्मी छुट्टी खत्म होने वाला है तब। हाँ, ये भी क्या होगा विक्की? अच्छा, इसीलिए गए वो दोनों। तो यानी गर्मी छुट्टी खत्म होने वाला है तो पूरी गए। ओके, और कौन कौन गया? उसका भाई भी है, छोटा है? तो छोटा ही होगा ना। हाँ, नहीं 5 क्लास में छोटा नहीं है। वाह, चलो देखो। हाँ, उससे छोटा है। ओके, तो हॉस्टल उतने दिन बंद रहेगा? हॉस्टल क्यों बंद है? अच्छा, बच्चा लोग घर गया है। ओके, देखिए जी यहाँ पे कैसे बनाएंगे। पहले पता कर लीजिए ना, कॉस में वैल्यू 1/√2, माइनस भूल जाइए। कॉस में 1/√2 पहले पता करिए। यहाँ कॉस एक्स होगा, किसका वैल्यू होता है? हाँ, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? कॉस एक्स बराबर, अगर मन इतना दिया हुआ है तो कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है? 45 का। तो कॉस π/4 का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 1/√2 होता है। आपको पता है, आपको ये बस पता है, दिया नहीं है, ये पता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का कारण है कि कॉस जो है फर्स्ट और फोर्थ में लाई नहीं कर रहा है, इसी वजह से नेगेटिव आ रहा है। तो कॉस लाई कहाँ कर रहा है? सेकंड और थर्ड में। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालते हैं। सेकंड में क्या लिखते हैं हमेशा? पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लिखेंगे आप कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि एंगल आपको ये मानना है। तो ये हो जाएगा -1/√2। तो जब यहाँ पे लिखा तो आपको वैल्यू मिल गया कॉस 4 पाई में से पाई गया 3 π/4। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? -1/√2। तो देखो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, 3 π/4 होगा। यानी 3 π/4 अगर यहाँ पे आप रखेंगे x की जगह तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। और ये किस क्वाड्रेंट का आंसर है? सेकंड क्वाड्रेंट का। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना कि कौन सी क्वाड्रेंट है कौन सी नहीं, बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ सर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट देख पा रहे हैं कि सेकंड में ये लाई करता है 3 π/4। ठीक है, अब किस क्वाड्रेंट में आना है? मुझे थर्ड में आना है। ठीक है, तो थर्ड में जब हम आएंगे तो सीधी सी बात है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, हम हमेशा पाई ही क्यों यूज कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पाई यूज करने का एक ही मकसद है, पाई में जोड़ना घटाना बड़ा आराम का काम हो रहा है। और अगर हम π/2 लिखेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा जोड़ना, फ्रैक्शन लेना, ये वो। लिख सकती हो, ठीक है, उस पर भी वही आंसर आएगा। और पाई प्लस भी लिख सकती हो, है ना। पाई में जोड़ना घटाना आसान है, इस वजह से है, और कुछ नहीं है, ऐसा कि रूल है वो। तो देखो कॉस में हम लिख दिए पाई प्लस π/4, तो आ जाएगा -1/√2। तो पाई प्लस π/4 कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? 5 π/4 ही आएगा। वैसे भी वही आंसर आएगा, बस हम जोड़ने घटाने के लिए हम लिख ले रहे हैं, आसान पड़ता है और क्या। ठीक है, तो x दिख गया, 5 π/4 मेरा आ गया x। और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? 5 π/4, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, आज बीपी लो हो गया पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, हाँ, लो इसलिए हो गया कि आज बहुत काम था यार, सुबह से बाहर गया। तो थर्ड पीरियड, ये सॉरी थर्ड पीरियड लिख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताइए, फिर से बता रहे। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कॉस में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, बस इतना पता कर लो, मुझे एंगल पता चल जाएगा। तो π/4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू कॉस में 1/√2 होता है। इसी 45 को लिखते हैं π/4, है ना। तो हमें पता है cos π/4 1/√2 होता है। अब ये एंगल मान लो। अब सुनो, अब आपको पता है कि सेकंड में ये नेगेटिव है और थर्ड में, तो सेकंड में जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो पाई माइनस थीटा लिखो या फिर π/2 प्लस थीटा लिखो। दोनों पढ़ाया मैंने, कोई भी फॉलो कर लो, कोई भी। हम ये फॉलो कर रहे हैं ताकि जोड़ने घटाने में आसान पड़ता है। आप ये भी फॉलो कर सकते हो, फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो हमने क्या कर दिया, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 1 लेके, तो 4 आ गया, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 आ गया। तो 3 पाई बाई 4 का वैल्यू यही आ जाएगा ये, यानी कि ये जो क्वेश्चन में था मिल गया। अब इससे इसको कंपेयर कर लो, देखो कॉस कॉस एक्स की जगह ये लिखा है ना, तो यानी एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल गया फाइनली, 3 पाई बाई 4 मिल गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन मुझे थर्ड में भी तो आंसर चाहिए ना, क्योंकि थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, और जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां से यहां तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई में प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 ही सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस क्या कर देना है, पाई बाई 2 कर देना है आपको, या फिर 3 पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी पाई प्लस थीटा करना है, या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करना है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लीजिए। तो जैसे साक्षी बनाई है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, हम बनाए हैं पाई प्लस थीटा पे। अब जैसे मन वैसे बनाइए, आंसर सेम आता है। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। तो जैसे 4 पाई अब प्लस पाई 5 पाई बाई 4 लिख देंगे, बराबर यही वैल्यू आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये 100% श्योर है कि इसका वैल्यू यही आता है। तो बस कंपेयर कर लो इसी से फिर से, तो देखो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 पाई बाई 4, और ये किस क्वाड्रेंट का आंसर, थर्ड। तो हमें 2 आंसर चाहिए, एक मिल गया यहाँ पे, एक यहाँ पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमेशा 2 ही आंसर आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और वो हमेशा आंसर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा। जनरल सॉल्यूशन होगा तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन में इतना लफड़ा नहीं करना होता, 2-3 कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस देखना है, आंसर कर देना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही ज़्यादा निकालना पड़ेगा आपको। समझ आ गया, आप बना लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, हाँ बुक में भरे पड़े हैं, बन जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अब कैसे करेंगे उस पे आते हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए जनरल सॉल्यूशन मैंने बोला 0 2 पाई के बाहर जा सकता है, पहला चीज़, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जब 0 2 पाई के बाहर जाएगा तो कैसे, समझिएगा। मान लीजिए ये है आपका क्वाड्रेंट, तो 0 से 2 पाई तो प्रिंसिपल हो गया ना, लेकिन अगर इसके बहुत बाहर जा रहा है, इधर में बहुत सारा, मतलब यहाँ से फिर रिपीट होकर फिर ऐसे भी आ सकता है, रिपीट होकर ऐसे भी आ सकता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकालेंगे एक, ठीक है, उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, उसके लिए हेडिंग लिखिएगा फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो लिखेंगे फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई। मान लो 2 एंगल्स होते हैं ना, एक्स वाई हो गया, या रियल नंबर एक्स वाई है, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो पहला समझना, अगर साइन एक्स बराबर दिया हुआ है साइन वाई, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे एंगल होता था कि साइन एक्स बराबर √3/2, वैसे नहीं, साइन एक्स बराबर साइन वाई अगर इक्वेशन आता है तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेंगे n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई, ये x का वैल्यू ये निकलता है, याद रखना। अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई आए और पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू यही लिखना है आपको, ठीक है, n पाई। अब n पाई क्यों, मैंने पढ़ा है साइन का जो एंगल होता है वो n पाई के मल्टीपल में होता है, रिपीट होता है, तो इसी वजह से n पाई होगा। कॉस होता तो 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो 2n प्लस पाई के फॉर्म में होता है, 2n पाई के फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n वाई। इसका प्रूफ हम दे सकते हैं, बट अभी आप लिख लीजिए, फिर प्रूफ करा देंगे, ठीक है, तीनों थ्योरम से। हाँ फॉर्मूला ये फॉर, यहाँ पे याद रखिएगा कि n क्या है, ये n क्या है, तो n है z, इंटीजर है, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, देखो कैसे। मान लो आपने n का वैल्यू 1 रखा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, सोचो तो n पाई प्लस -1 का पावर 1 y, तो यानी कि n पाई प्लस ये -1 का पावर 1 कितना होता है, -1 ही होगा, -y होगा, सॉरी -1 इंटू वाई, तो -y होगा ना। तो आपने ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, n पाई माइनस थीटा। अब n की जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ 1 रखा था तो यहाँ भी तो 1 रखेंगे, हाँ।
तो पाई माइनस थीटा पढ़ा हुआ है ना एंगल, तो यही सब एंगल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ आया डस्टर? तो ये याद रखिएगा। दूसरा है tan वाला, दूसरा लिखिए tan का। अगर tan x बराबर हो जाए, या cos का लिख लेते पहले, cos x बराबर हो जाए cos y, तो मैंने बताया है कि x का वैल्यू क्या लिखना है आपको, 2n पाई प्लस माइनस y लिखना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z इंटीजर। और तीसरा कि अगर tan x बराबर हो जाए tan y, ठीक है, तो x का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, n पाई प्लस y, n पाई प्लस y लिखना है। ठीक है, और n क्या होगा, फिर से वही होगा इंटीजर, ये चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, x और y जो है ये 2n पाई प्लस 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल होता है पाई बाई 2, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए समझिएगा। मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि सर यहाँ पे x का वैल्यू n पाई प्लस वाई था, ठीक है, और ये 2n पाई प्लस माइनस वाई है, तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल भी हो सकता है क्या, तो ऑड मल्टीपल कभी भी x और y की जगह नहीं रखना है। ठीक है, क्यों नहीं रखना बता रहे हैं। tan का वैल्यू कैसे मिलता है, साइन बाई कॉस। जब साइन बाई कॉस करोगे ऑड बाई इवन, जैसे आप देखोगे ये इवन नंबर ही है ना, n का वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ इवन मिलेगा, और यहाँ इवन ऑड कुछ भी मिल सकता है, 1 इवन भी मिल सकता है, ऑड भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन पाई का जब मल्टीपल की बात करेंगे तो पाई का मल्टीपल हमेशा यहाँ इवन ही मिलेगा। तो इवन बाई इवन क्या होता है, इवन ही होता है। अगर आप देखो तो ये किसकी वैल्यू देगा, इवन का ही वैल्यू देगा ना, कुछ भी n का वैल्यू रखो ना 1, तो पाई इंटू 1 कितना होता है जी, पाई 180 हुआ, 2 रखोगे तो 360, तो इवन ही नंबर आ रहा है ना, 180 360 सब इवन आएगा। यहाँ भी रख कर देखो 1, तो 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। अब 360 में यहाँ 1 रखो 2 रखो कुछ भी रखो, 360 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो इवन ही आएगा। तो ये भी क्या है, इवन ही वैल्यू दे रहा है। तो इवन बाय tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है कि नहीं होता। अब साइन एक्स मेरा क्या वैल्यू दे रहा है, इवन, और कॉस एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, इवन। तो सीधी सी बात है ना, tan x का वैल्यू भी क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो हम ऑड कभी भी लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इसी वजह से x और y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। यही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। अब एक चीज़ और समझ लेना जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो क्या है कि अगर साइन एक्स बराबर 0 दे दे, क्या दे दे, यहाँ लिख देते हैं इधर में छोटा सा, कि अगर मान लो साइन एक्स का वैल्यू 0 आ जाए, जैसे यहाँ साइन वाई आया था, इस बार साइन एक्स का वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर एन पाई हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुनो, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये किसकी वैल्यू 0 है, साइन वाई की वैल्यू 0 हो गई। तो जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे 0, तो यानी कि एन पाई आ जाएगा। देखो यहाँ चेक करो, ठीक है, समझ आया। तो इसको एन पाई लिख देना है। एन आपको पता है क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, एन क्या लिखोगे हमेशा, एन क्या लिखोगे, इंटीजर लिखेंगे। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि cos x का वैल्यू 0 आ जाए, हो सकता है ना कि cos x 0 आ जाए। अगर cos x 0 आ जाएगा तो x का वैल्यू फिर से वही चीज़ देखो यहाँ पे, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस 2n पाई हो गया ना, नहीं सॉरी, cos x बराबर 0 लिख रहे हैं, हाँ cos x बराबर 0 लिख रहे हैं, तो ये ऑड मल्टीपल दे देगा, तो 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर ये ऑड मल्टीपल की वैल्यू दे देता है, ये याद रखिएगा। और n क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 चीज़ें, इन्हीं से हम जनरल सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन, इसका प्रूफ हम आपको करा देंगे, ठीक है, या अभी करा दे कि नेक्स्ट क्लास में, अभी करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का, थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ देख लेते हैं, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो 3 थ्योरम है, इन तीनों थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो तीनों थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी हमें, बट ये थ्योरम एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, चलो, तो थ्योरम नंबर 1 है, फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, for any real numbers x and y
साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर क्या है, साइन वाई, ठीक है। दिस सिंप्लीफाइज, इसका मतलब है कि x का वैल्यू n पाई, ठीक है, प्लस -1/n/y, ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, तो यहाँ से देखो प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। आपको पता है कि साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया हुआ है ना, तो आप लिखोगे कि साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया हुआ है। अभी साइन वाई को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0 आ गया। अब आप फॉर्मूला याद करो ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी यानी x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है कि नहीं होता। अब ये 2 इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो। तो क्या मिल गया, cos x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे मिल गया साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0 मिला। अब चूंकि आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है कि दो अगर नंबर या दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर 0 के इक्वल हो, उनका प्रोडक्ट तो दोनों 0 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि cos x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 आ गया, और यहाँ से साइन x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैंने आपको पढ़ा है कि अगर साइन x 0 हो तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू क्या होता है, n पाई n। साइन x बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई होता है। तो वही काम करना हमें, अगर हम मेरे पास मिल जाए कि साइन x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। चलो, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे पास, n पाई मिलेगा, और यहाँ पे x था एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है, x माइनस वाई बाई 2 है, तो यानी मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू, देखो क्या मिल जाएगा, n पाई। तो n पाई लिख दो, बाई में 1 डायगनली मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या मिल गया, 2n पाई मिला। अब ध्यान से सुनना यहाँ भी, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस y, मिल सकता है, मिल सकता है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगर यही चीज़ मुझे लाना था, यही लाना था ना, नहीं लाना है, हाँ ठीक है, यही लाना है। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो ये इवन मल्टीपल के फॉर्म में आया, हम ऑड मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, x बराबर 2n पाई प्लस इसी को लिख सकते हैं माइनस वाई का पावर n इंटू वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मिल गया एक डेटा। अभी cos को तो सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ से भी डेटा मिलेगा। देखिए cos x बराबर अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, x मतलब एंगल की वैल्यू, तो एंगल क्या है, x प्लस वाई बाई 2 है, तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2। ये देखो ये 2 कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2n पाई प्लस 1 पाई माइनस वाई, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ आना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक तो है ना, सही है। सो आंसर आ रहा है, मुझे क्या लाना है, ये वाली वैल्यू लानी है। तो ये वाली तो वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, यहाँ पे भी यही सेम वैल्यू आना चाहिए, बट यहाँ ऑड मल्टीपल, एक मिनट रुको, यहाँ मुझे x का वैल्यू ये मिल रहा है ना, हाँ, तो ये इवन मल्टीपल है। ये कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। यहाँ पे एक ऑड भी तो मिलना चाहिए, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ ऑड मल्टीपल मिलना चाहिए, तो 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको भी। x बराबर लिखेंगे 2n पाई प्लस 1 पाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 का पावर 2n पाई प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, इंटू वाई लिख सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये -1 का पावर n कैसे चढ़ा रहे हैं, जो पावर यहाँ 2 पाई के मल्टीपल में होता है वही पावर यहाँ होता है। तो जो पावर यहाँ 2 पाई के मल्टीपल में है 2n है, तो वही पावर मैंने यहाँ चढ़ा दिया है 2n, ठीक है।
समझ आया? तो यहाँ पे वही वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यानी कि 2n पाई प्लस 1, यानी कि जो पाई के मल्टीपल में आ रहा, पाई के मल्टीपल में 2n था तो वैसे यहाँ था, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल में जो वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ 2n था तो 1 का पावर क्या हो गया, 2n हो गया, ठीक है, नहीं 2n होगा। उसी प्रकार से यहाँ पाई के मल्टीपल में क्या है, 2n, सॉरी पाई के मल्टीपल में क्या है, 2n पाई प्लस 1 है, तो 2n पाई प्लस 1 हो गया। अब ये हो गया ऑड मल्टीपल, ये कैसा मल्टीपल हो गया, ऑड। अभी भी आंसर नहीं है, अभी हमें दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को कंबाइन करना होगा। कैसे कंबाइन करना होगा, सुनो, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ बहुत लेंथी सॉल्यूशन होता है इसका, यहाँ लिखना पड़ेगा कंबाइनिंग बोथ, ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिलता है, यहाँ x का वैल्यू मिल गया 2n पाई प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2n पाई प्लस 1 y, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे मिल गया 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस 1 का पावर 2n y। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, यह इतना भी नहीं करते हैं, ये भी लेंदी तरीका हो जाएगा। यहीं से कंपेयर कर लेते हैं तो हमें कुछ कुछ रिलेशन दिखने लगेगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। उतना लेंदी क्यों बनाएंगे हम। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ ऑड नंबर था तो पाई के मल्टीपल में ऑड हुआ और यहाँ पावर चढ़ा दिए, और वाई यह इवन नंबर था तो इवन में का ही पावर लिखे ना मैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम डायरेक्ट x का वैल्यू ऐसे कुछ बना सकते हैं क्या, कि पाई का मल्टीपल में n आएगा। अब n क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी। यहाँ पे ऑड सीखा था, यहाँ पे इवन, हम दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं, n ऑड भी हो सकता है, इवन भी, है ना। उसके बाद प्लस माइनस 1 का पावर n ही लिख रहे हैं जो पाई के मल्टीपल में आता है, और फिर y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब इवन और ऑड दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके लगा सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके, ये ऑड था ये इवन था, अगर इसमें लगाते तो केवल इवन आता, इसमें ऑड आता, दोनों को कंबाइन कर दिए तो एक नया रिजल्ट बना और इसमें ऑड और इवन दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका प्रूफ, इसी प्रकार इसका प्रूफ है, इसी प्रकार इसका प्रूफ है, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ लिख लीजिए, केवल ये याद रखिए यही 5 से जनरल सॉल्यूशन के आंसर आएंगे। चलो इसको लिख लो। उसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो अभी 2 थ्योरम और लगेंगे और तब आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बना पाओगे, अभी नहीं, टाइम लगेगा। डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ है तो इसीलिए बता रहे प्रूफ। तो पेज नंबर 75 में आपका एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 2 दिया गया है। सो थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, कॉस एक्स का वैल्यू इक्वल है कॉस वाई के। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा, जहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे, इसका प्रूफ निकालेंगे। सो इसका सॉल्यूशन या प्रूफ कैसे बनेगा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में cos x बराबर cos y दिया हुआ है। आप एक काम करो, इधर में cos x माइनस cos y लिख सकते हो बराबर 0, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बस लगाना है और आंसर लाना है। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना आ गया, 0। फ़ोन आया क्या किसी का, नहीं नहीं है, ठीक है। तो इसी से वैल्यू निकाल लेंगे।
-2, देखो -2 को इधर भेज दो तो ये 0 ही हो गया। अब आपको मिल गया साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। दोनों 0 के इक्वल हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 क्यों है? इधर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। आपको पढ़ाया है साइन अगर x 0 हो जाए तो क्या मिलता है। याद करो, इधर में लिखा था 2 छोटा वाला, साइन x 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई होता है, n पाई। तो ये लिखना है, अगर साइन x 0 हो तो एंगल x जो था इसकी वैल्यू क्या होती थी? n पाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, बाई में 1 करके डायगनली मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? n पाई, सॉरी 2n पाई, 2 इंटू एन पाई, 2n पाई हो गया। अब यहाँ से x निकालना है तो 2n पाई माइनस क्या हो गया? y हो गया। उसी तरह ये भी है, x माइनस वाई बाई 2 बराबर n पाई हो गया। बाई में 1 डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n पाई हो गया। यहाँ से x मिलेगा तो 2n पाई प्लस y मिलेगा। अब यहाँ पे लिखो कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर को। तो ये हो गया प्रूव्ड। आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3, prove that if x and y, prove that if x and y are not odd multiples of pi by 2, then tan x बराबर tan y implies that x बराबर n pi प्लस y where n belongs to z। इसका प्रूफ देखते हैं। फिर से वैसे ही लिखेंगे, tan x दिया हुआ है ना tan y के इक्वल, तो tan x बराबर हो जाएगा tan y, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे tan x माइनस tan y, लिख सकते हैं बराबर 0। फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे क्या, या अगर tan a माइनस बी का तो फॉर्मूला पढ़ाया भी नहीं है तो कोई बात नहीं, साइन पे तोड़ लीजिए, साइन x अपॉन कॉस x तोड़ लीजिए, सबसे आसान। साइन y अपॉन कॉस y तोड़ लीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan x बराबर 0 का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, इस वजह से ऐसे तोड़ दिया। एलसीएम लिख लो cos x cos y का, इससे ये कट गया, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे साइन x cos y लिखेंगे, माइनस cos y से ये कट गया, cos x से साइन y में मल्टीप्लाई हो गया तो लिखेंगे साइन y cos x बराबर 0। ठीक है, बाई 1। इसको डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो साइन x cos y माइनस साइन y cos x बचेगा, और ये पूरा इस 0 के साथ होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, तो ये हो गया 0। अब आपको पता है कि साइन एक्स 0 कब होता है? साइन एक्स अगर 0 होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई, तो यहाँ से x क्या है मेरा? x माइनस वाई है एंगल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n पाई, हो जाता है। अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो गया? n पाई प्लस में y, ये माइनस इधर जाकर क्या हो गया? प्लस y, तो ये हो गया प्रूव्ड। देखो आ गया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये 3 थ्योरम्स प्रूफ हो गए। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आ सकते हैं एग्जांपल्स के। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। एग्जांपल नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स बराबर √3/2 माइनस √3/2। ठीक है, क्वेश्चन है
एग्जाम्पल नंबर 20। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। अब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो पहले साइन का एंगल पता करिए जिसमें वैल्यू √3/2 होती है, पॉजिटिव √3/2। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू? 60, यानी कि π/3। साइन π/3 की वैल्यू होती है ना √3/2। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि सिंस π/3 कितना होता है? √3/2 होता है। अब मुझे बताइए कि साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो पढ़ाया आपको कि साइन हमेशा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक को थोड़ा देर इधर रखते हैं। थर्ड और फोर्थ में वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड के लिए फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ लिख सकते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कैसे लिखते हैं एंगल को? तो पाई है ये, पाई प्लस थीटा लिखते हैं, यानी पाई प्लस π/3। तो साइन में पाई प्लस π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन में -√3/2, यही लिखना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन का वैल्यू ये कितना हो गया? 3π प्लस π/3, 4π/3। इसी की वैल्यू कितनी आ गई? -√3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 4π/3 हो गया। तो पहला तो ये वैल्यू निकल गया। दूसरा, नाउ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अब वैल्यू कैसे निकालते हो? तो लिखते हो साइन, देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे या फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो आप 3π/2 प्लस थीटा लेते थे, मैं 2π माइनस थीटा लेता था सॉल्व करने के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है? π/3 है। तो ये हो जाएगा -√3/2 की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6, 6 में से पाई गया तो कितना आया? 5π/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -√3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू 5π/ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5π/3 आ गया x का वैल्यू, 5π/3 आ गया। तो अब दो वैल्यू आ गए ना। तो अब हमें क्या करना है? जब आप सॉल्यूशन निकालोगे कभी भी, इसका जनरल सॉल्यूशन, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, ये कौन सी सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि 0 से 2π के बीच में है। तो जनरल सॉल्यूशन में हमेशा छोटे वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। तो 4π/3 छोटा है या 5π/3? ऑब्वियसली 4π/3 छोटा है, तो 4π/3 को ही कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब? साइन x बराबर साइन 4π/3, ये कंसीडर करेंगे। अब देखो, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर साइन x किसके इक्वल हो जाए? साइन y के। तो x का वैल्यू क्या होता है? याद करो तो nπ प्लस -1 ny होता है। बस यही काम करना है आपको, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ तो? nπ प्लस -1 n, और y की जगह हम ये वाला एंगल रखेंगे, यही ना है साइन x साइन y। साइन x तो यहाँ हो गया, साइन y यहाँ है, तो यही तो है y आपका। तो ये हो जाएगा 4π/3। यही इसका जनरल सॉल्यूशन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, उसी से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। समझ आ गया बात? चलिए, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 20। अगले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। सॉल्व cos x बराबर 1/2 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 21, cos x बराबर दिया हुआ है 1/2। मुझे बताइए cos में 1/2 वैल्यू किसका होता है? cos में 1/2 वैल्यू किसका होता है? ठीक है, 30 डिग्री का, नहीं सॉरी 60 का। तो π/6। क्या फोन आया है? एक मिनट। तो फिर इसके बाद कैसे करेंगे? cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, π/6 का मतलब वो 180/6 यानी कि 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू हो जाता है, अरे सॉरी π/3 होता है ना, 60 का वैल्यू होता है
ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में होगा, दूसरा फोर्थ में होगा। तो यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू तो यही आ गया ना, हाँ, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू तो यही आ गया। अब मुझे फोर्थ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा ले लेंगे इस क्वाड्रेंट में आने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे कॉस 3 2 जा 6 में से 1 गया, कितना आएगा 5 पाई बाई 3 का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5 पाई बाई 3। यहाँ से भी x का वैल्यू निकालना था मुझे, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना था एक्चुअल में, तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ की बात हो रही थी। तो फोर्थ का यहाँ से मैंने निकाल लिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से मुझे मिल गया, दोनों मिल गए। अब मैंने बोला जनरल सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसको कंसीडर करेंगे, छोटे वाले एंगल। तो ये एंगल या ये छोटे वाले से ना आसान पड़ता है घूम के आना, ठीक है। बड़े वाले से भी निकाल सकते हो लेकिन छोटे वाले से तुरंत निकल जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं हम। तो क्या निकालने वाले थे, जनरल सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर कॉस वाई की जगह में हम छोटा वाला सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू पाई बाई 3। अब ये लिखा तो यहाँ से मुझे पता है कि कॉस एक्स अगर कॉस वाई के इक्वल हो, कॉस एक्स अगर कॉस वाई के इक्वल हो, ठीक है, तो आपको पता है एक्स का सॉल्यूशन क्या निकलता है, क्या निकलता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह हमने लिया है पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे, ठीक है। बार बार देखना पड़ता है थोड़ा कि किसी का फ़ोन भी ना आए। tan 2x देखिए क्या लिखा हुआ है, tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, tan 2x माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिखेंगे tan 2x ही, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, कॉट को चेंज करेंगे माइनस के साथ, तो tan में हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2, ठीक है, प्लस में थीटा, इस पूरे को थीटा मान लिया, इस पूरे को एंगल मान लिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 2x, tan में ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस, या ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 3 इधर और 2 इधर, तो 5 पाई बाई 6 प्लस x आ जाएगा। अब tan 2x tan x अगर tan y के बराबर हो जाए, पढ़ा है हमने, tan x अगर tan y के बराबर हो जाए तो क्या होता है, कितना नंबर था मेरा क्वेश्चन, 22 नंबर बता रहे हैं ना, हाँ। tan x अगर tan y के बराबर हो जाए तो x का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि यहाँ पे x क्या है मेरा 2x है, फिर आया क्या कॉल नहीं, तो 2x हुआ, तो 2x का वैल्यू हो गया n पाई, फिर यहाँ पे पढ़ाया था n पाई क्या होता है प्लस क्या होता है y क्या हो गया 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो बस यही आंसर था, लेकिन यहाँ से x निकालना है मुझे, सॉरी y ये है ना पूरा, तो ये लिखेंगे ना यहाँ से यहाँ तक। अब देखो x को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2x में से x गया तो x बन गया n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा, tan 90 माइनस tan 90 प्लस थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो tan यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा, या इसी को लिखते हैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, इसमें होता है ना, तो माइनस कॉट थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना, तो वैसे लिख दिया माइनस कॉट थीटा को tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5 पाई बाई 6 आया, x हो गया। अब tan x, ये एंगल x मान लो और ये पूरा y, तो tan x tan y के इक्वल होता है, तो पढ़ाया है कि ये एंगल इक्वल हो जाता है n पाई प्लस 5 ये पूरे एंगल के, तो ये पूरा एंगल है 5 पाई बाई 6 प्लस x। अब ये x इधर ट्रांसपोज किए तो 2x माइनस x कितना होगा, x होगा, और ये वाली वैल्यू तो यही निकालना था मुझे, ठीक है। लिखिए,
देखो इसको डिस्कस कर देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कैसे बनाया ये क्वेश्चन। यहाँ लिखा साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x है, तो ऐसा हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले इक्वेशंस में, है ना। वो क्या पढ़ा है कि इन दोनों को साथ में कंसीडर करके एक पेयर बना लेते हैं ताकि साइन s प्लस साइन b का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया होगा कि साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इन दोनों को साथ में लिखा ताकि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, और ये वाला यहीं पर आ गया। 6 to 8 होता है 8 बाई 2 4x हो गया, 6 में से 2 गया 4, 4 बाई 2 कॉस 2x हो गया, ठीक है। ये वाला टर्म दो बार है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 कॉस 2x बच गया और यहाँ पे 1 तो -1। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 हुआ साइन 4x बराबर 0, तो मैंने पढ़ा है साइन x बराबर 0 हो तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाता है, n पाई हो जाता है। 4 डिवाइड हो गया तो n पाई बाई 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो cos 2x बराबर ये इधर आकर 1 हो जाएगा, तो cos 2x का वैल्यू हो गया 1/2, तो यानी cos 2x बराबर 1/2 का मतलब है cos पाई बाई 3। तो cos x cos y के इक्वल हो तो इस एंगल का वैल्यू हो जाता है किसके इक्वल, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 के। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी इधर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो ये 2 कट गया, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आ गया। यही था सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो अब। एग्जाम्पल नंबर 24। में लिखा है एग्जाम्पल 24 में लिखा गया है सॉल्व करना है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। cos स्क्वायर x को तोड़ लेंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x दिया हुआ है 0, तो इसको तोड़ेंगे। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन के टर्म में है इसी वजह से तोड़ रहे हैं, ठीक है। प्लस 3 साइन स्क्वायर साइन x बराबर 0 लिख दिया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और इसमें, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तो सीधी सी बात है अगला टर्म हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए। हाँ, अगला टर्म में क्या करें, साइन के फॉर्म में आ रहा है ना। तोड़ दे इसको। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ समझ नहीं आ रहा देखो, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। -2 साइन स्क्वायर x को पहले लिख ले रहे हैं, प्लस 3 साइन x को लिख ले रहे हैं और प्लस 2 बराबर 0 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लेट कर लो अपने मन से। साइन x का वैल्यू मान लो t है, अगर साइन x का वैल्यू t मान लिया तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -2t स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3t, और यहाँ पे 2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म को, तो मिड टर्म को फैक्टराइज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे 2t प्लस t, नहीं गलत लिख रहे हैं, 4t लिख लेते हैं ना, हाँ 4t लिख लेते हैं प्लस में, और यहाँ -t कर दे रहे हैं, तभी ना ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -4t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे -2t कॉमन ले लिए तो ये t -4 आ गया, नहीं 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लिया ना, और नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, 2 2 जा -4 आना चाहिए, ठीक है। तो -1 लेंगे तो t -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। तो t -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया -2t और -1 बराबर 0 बचा ना। अब ये दोनों प्रोडक्ट 0 है तो दोनों 0 के इक्वल होंगे,
ये भी 0 के इक्वल होता है, -2t -1 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा -2t बराबर 1 मिल जाएगा, तो t बराबर लिख दोगे -1/2 मिल गया। और t आपने क्या माना है, sin x ही तो माना है, तो sin x बराबर -1/2, तो आप लिख सकते हो sin x में -1/2 है। ठीक है, तो -1/2 मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, साइन में किसकी वैल्यू लिख सकते हो, -1/2 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सॉरी फर्स्ट बोल रहे हैं, साइन में देखो ऐसे, यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो मैंने बताया जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हो तो कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, छोटी वाली वैल्यू ले लो, आराम पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू जब थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो हम लिखते हैं पाई प्लस 1/2 का वैल्यू होता है π/6 होता है, तो यानी कि ये 7 π/6 आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 7 π/6। अब यहाँ साइन x साइन y इक्वल हो जाए तो x का वैल्यू पढ़ाया हुआ है मैंने, क्या होता है n पाई प्लस -1 का पावर n y का मतलब 7 π/6। तो ये x का वैल्यू आ गया। एक और x का वैल्यू आएगा यहाँ से, तो t बराबर 2 आया ना, तो t क्या माना था साइन x, तो साइन x बराबर 2 आ गया। अब देखो साइन में कहीं 2 का वैल्यू होता है, नहीं होता ना, तो ये पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, साइन में 2 का वैल्यू नहीं होता। कॉसेक रहता तो सोच सकते थे। तो यही मेरा x का वैल्यू आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये समझ आया ना कैसे कन्वर्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे साइन x का वैल्यू आ गया था -1/2, तो साइन में 1/2 का वैल्यू साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है माइनस में है ना, तो पहले तो हमें निकालना होगा 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का। अब चूंकि ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो माइनस के लिए हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं थर्ड और फोर्थ में, लेकिन हम छोटा वाला वैल्यू किस में लेंगे, थर्ड में। हमने पढ़ा है ना कि छोटा वाला वैल्यू ही निकालते थे, दोनों का आंसर हो सकता है, लेकिन छोटी वाली वैल्यू से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। छोटी वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या लिखते हैं पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्या है मेरा π/6, तो ये 7 π/6 आया था। तो इसी वजह से साइन 7 π/6 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यही वाला मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ है और इस प्रकार से आंसर निकाला हुआ है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 24। और इस प्रकार से इंट्रो पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया ना, इंट्रो पार्ट खत्म। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बनाइए।